गांव का मुखिया हर साल एक नई लड़की से शादी करता और फिर उसे तलाक के साथ बहुत सारे रुपए पैसे देकर उसे उसके घर वापस भेज देता। लड़कियां खुशी खुशी से शादी करती और अगले ही दिन तलाक लेकर अपने घर वापस चली जाती। मैं यह सुनकर हैरान थी कि ऐसा क्यों करता है। एक दिन उसे मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई और वह बोला, मुझे तुमसे ही शादी करनी है। मेरे घर वाले भी पैसे के लिए परेशान थे। वैसे तो मेरी शादी उससे कर दी गई। शादी की पहली रात मुझे अस्पताल ले गया और बोला, मैंने अब तक बहुत सी लड़कियों से शादी की है ताकि मैं तुम्हें ढूंढ सकूं, वह लड़की तुम ही हो जो मेरी किस्मत बदल सकती है। इससे पहले कि मैं इस बात का मतलब समझ पाती, मेरी चीज निकल गई कि वह मेरे आज फिर गांव के मुखिया की शादी थी। मेरी दोस्त हिमांशी खास तौर पर मुझे यह सब सुनने आई थी। आते ही कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि गांव का मुखिया फिर से शादी कर रहा है? मैं यह सुनकर हैरान हो गई कि अभी 6 महीने पहले ही तो उसने शादी की थी और अपनी बीवी को तलाक भी दे दी थी। मैंने हैरानी से कहा कि क्या वह लड़की गांव के मुखिया से दूसरी शादी के लिए मान गई? मेरे दोस्त हिमांशी पागलों की तरह हंसने लगी और बोली, पागल लड़की, लगता है तुम्हें अभी तक कुछ नहीं पता। गांव का मुखिया हर साल एक खास महीने में एक लड़की से शादी करता है और अगले ही दिन उसे लड़की को तलाक दे देता है, और सुना है वह लड़की को बहुत कुछ देकर उसके घर वापस भेज देता है, सोना चांदी और बहुत सारे धन दौलत। तो ऐसे में कोई भी लड़की बेवकूफ ही होगी जो गांव के मुखिया से शादी करने से इनकार कर देगी। फिर वो चौंक कर कहने लगी, तो कोशिश करना कि गांव के मुखिया की नज़र तुझ पर ना पड़े, वरना हो सकता है कि अगली बीवी उसके तो बन जाए, क्योंकि सुनना है वह हसीन लड़कियों पर ही आशिक हो जाता है। मैं उसकी यह बातें सुनकर बहुत डर गई और मैंने कहा कि मैं तो पहले भी घर से बाहर बहुत कम निकलती हूँ। अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं निकलूंगी। मैं असल में यहाँ की रहने वाली नहीं थी और अपने माता पिता के साथ 6 महीने पहले ही इस गांव में आई थी। इसलिए इस गांव के रस्मों रिवाज और गांव के मुखिया के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने बस उसकी पिछली शादी होते हुए देखी थी। इसलिए हिमांशी से यह सब सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि गांव का मुखिया कैसा जालिम इंसान है जो पहली रात के बाद ही बेचारी लड़कियों को तलाक दे देता है। हिमांशी से शाम को आ गई और मुझसे कहने लगी कि चल, गांव के मुखिया की शादी देखने चलते हैं। पूरा गांव आया हुआ है। मैं अपनी माँ से इजाज़त लेकर उसके साथ गांव के मुखिया की शादी देखने चली गई, लेकिन उसके किस्से सुनाने के बाद मैं बहुत डर गई थी। इसलिए मैंने अपने मुंह को एक दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मैंने अपनी माँ से इजाज़त ली और उसके साथ निकल पड़ी। माँ को भी शायद गांव के मुखिया के बारे में ठीक से कुछ पता नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। जब हम शादी पर पहुंच गए तो मैं धूमधाम देखकर दंग रह गई। हिमांशी कहने लगी, तुम देखना, कल सुबह ये लड़की भी बहुत से मल के साथ तलाक लेकर इसके हवेली से निकल जाएगी। मैं अफसोस से कहा, यह तो बेचारे लड़कियों पर बड़ा जुल्म करता है। तो हिमांशी ने बताया कि कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती। लड़कियां अपनी मर्जी और खुशी से शादी करती हैं और तलाक ले लेती हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मैं बड़ा हैरान थी कि मुखिया ऐसा क्यों करता है। उसके साथ ऐसा क्या मसाला था कि वह शादियों पर शादियां करता है और फिर तलाक भी फौरन दे देता है। शादी से वापस आकर मैं पूरी रात यही सोचती रही कि भगवान की भी अलग ही लीला है। एक तरफ वह मुखिया है जो एक रात की शादी के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और दूसरी तरफ हम जैसे गरीब लोग हैं जो कर्जन के बोझ तले ऐसे दबे हुए हैं कि सांस लेना भी दुश्वार है। मेरा नाम शालिनी है और हम 3 बहनें थे। हमारा कोई भाई नहीं था। मुझे बचपन से ही काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी थी। मेरे पिताजी शहर में नौकरी करते थे और कभी-कभी मेले में छोटी सी दुकान भी लगा लिया करते थे, जिससे बस हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से हो जाता था। फिर पिताजी बीमार पड़ गए तो कई जगह से कर्ज लेकर उनका इलाज करवाना पड़ा। घर तक बिक गया और पिताजी हमें अपने पुराने घर में ले आए, जहां वह अपने भाइयों के साथ बचपन में रहा करते थे। हमारे घर में गरीबी इस कदर छाई हुई थी कि हमें दाने दाने के लिए मुंह देखना पड़ता था। मैं तो अपने आप को संभाल लेती थी, पर मेरी 2 छोटी बहनें चुप चुप कर रोया करती थीं। एक दिन मैंने अपनी बहनों को रोते देख लिया। वह रोते हुए एक दूसरे से कह रही थीं, काश हम पैदा ही ना हुए होते, या फिर पैदा होते ही मर गए होते तो आज यूं भूख ना रहना पड़ता। मैंने जो उनकी यह बात सुनी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मेरा तो चलो जैसे तैसे बचपन गुजर गया, पर मेरी बहनें भी गुर्बत की जिंदगी गुजर रही है। क्योंकि मैं सबसे बड़ी बहन थी तो किसी के सामने दिल का बोझ भी हल्का नहीं कर सकती थी।
उसे दिन अपनी बहनों को रोते देखकर मेरा दिल बहुत तड़प उठा था। मैंने मन से कहा, माँ, मैं जरा बाहर जा रही हूँ, थोड़ा टहल कर आता हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। माँ ने मुझे बाहर जाने की इजाजत दे दी, जैसे वह इस बात से वाकिफ थी कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैं घर से बाहर निकालकर खेतों की तरफ चली आई, क्योंकि वह जगह बहुत सुकून और साफ सुथरी थी। मैं खेतों के पास टहल रही थी कि तभी वहां हमारे गांव का मुखिया आ गया। उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मेरे तो डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे हिमांशी की बात याद आई तो मैं उसको देखकर जल्दी से घर भाग गई। घर आकर भी मेरा दिलदार की वजह से ढक ढक कर रहा था। मैं परेशान हो गई, कहीं कोई इल्जाम ही ना लगा दे मुझ पर। थोड़ी ही देर में हिमांशी चली आई, कहने लगी, तुझे गांव के मुखिया ने देख लिया है और अब तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत डर गई और इसी खौफ का असर था कि मुझे बहुत तेज बुखार आ गया। मैं शाम तक बुखार में तपने लगी। मेरी माँ मुझे खाना बनाने के लिए कह रही थी, मगर मेरे जिस्म तो जैसे जान ही नहीं थी। तंग आकर माँ मेरे कमरे में आई और मुझे हाथ लगाकर चेक करने लगी तो चेक पड़ी। फिर फौरन ही गांव के एक डॉक्टर को बुला लिया गया, जो सबका इलाज करता था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मन से कहते हुए बाहर निकल गया कि बच्ची को फिक्र और परेशानी से दूर रखें। ज्यादा डर, खौफ की वजह से दिमाग की नस फटने का भी खतरा होता है। डॉक्टर के जाने के बाद माँ मुझे घूरते हुए कहने लगी, किस बात की टेंशन है? तुम्हें क्यों मरने वाली हालत बना रखी है? तब मैंने हिम्मत करते हुए माँ को बता दिया कि गांव के मुखिया की नज़र मुझ पर पड़ गई है, जो हर साल नई लड़की से शादी करने के बाद अगले ही दिन उसे तलाक दे देता है। माँ मेरी बात को न समझी और बोली, तो तुझे इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तूने कौन सी चोरी की है जो तुझे इतना डर लग रहा है? माँ की बात पर मेरा दिल किया मैं अपना सर पेट लूं। इससे पहले कि मैं माँ को समझती, बाहर से दरवाजे को किसी ने जोर जोर से खटखटाना शुरू कर दिया। आवाज सुनकर मैं अपना सांस रोक लिया। दरवाजा खोला गया तो बाहर गांव का मुखिया अपने लोगों के साथ खड़ा था और उनके साथ ही मेरे पिताजी भी थे। उन्हें भी शायद वह साथ लेकर घर आए थे। पिताजी ने उनको बैठक में बिठाया और मन से चाय बनाने को कहा, पर गांव के मुखिया ने चाय बनाने से मना कर दिया। आखिर वह अमीर इंसान था तो गरीबों के घर का चाय पानी कैसे? पिता उसने मेरी माँ को भी बैठक में बुला लिया और मेरा हाथ मांग लिया। जब उसने यह बात की तो मन तो हक्का बक्का रह गई और उठकर उससे बोली, मुखिया जी, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेगैरत नहीं। जो रुपए पैसे के लिए हम अपनी बेटी का सौदा कर दें, हम अपने कर्ज खुद उतार लेंगे, पर अपनी बेटी को दागदार नहीं करेंगे। मुखिया बात करके चला गया था। अब मन और पिताजी को फैसला करना था, बेटी की इज्जत या पैसा। मैं जब यह बात अपनी बहन की जुबानी सुनी तो आसमान जैसे मेरे ऊपर गिर पड़ा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मन तो साफ साफ मुखिया को जवाब दे दिया था, क्योंकि माँ ने अपनी बहन को जो जुबान न दे रखी थी और इसी साल के आखिर में मेरी शादी होनी तय हो गई थी माँ। मगर पिताजी का रहे थे कि एक बार मुझसे बात कर ली जाए, फिर जैसा मैं कहेंगी वैसा ही कर लेंगे मुझे। पिताजी की बात पर गुस्सा तो बहुत आया कि क्या पिताजी को पता नहीं कि मेरी मंगनी हो चुकी है, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं मरकर भी पूरा नहीं कर सकती। पिताजी की राय पर माँ ने भी हमें भर ली और पिताजी को मुझसे बात करने की इजाज़त दे दी। पिताजी मेरे पास आए और कहना शुरू किया, देखो बेटी, हमारा कोई बेटा नहीं है जो हमारा सहारा बने, जो अपने बहनों के ख्वाब पूरे करने में मेरी मदद करें। हमारे घर के हालात तुम्हारे सामने हैं। पिछले 10 सालों से हमारे ऊपर जो कर्जा है वही उतारने का नाम नहीं ले रहा है, और फिर तुम्हारी छोटी बहनें भी अपनी बहुत से ख्वाहिशों को अपने दिल में दबा लेती है। अगर तुम मुखिया जी से शादी के लिए हाँ कर दो और अगले ही दिन तलाक ले लो तो हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे। और रही बात तुम्हारे मंगेतर की, तो वह भी कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं है जिससे तुम शादी करके एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारो, कि अगर वह तुमसे सच्चा प्यार करता है तो तुम्हारी मजबूरी और परेशानी को समझेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। पिताजी मुझसे बात करके चले गए और मुझे कशमकश में डालकर भी मैंने सारी बातों को सोच और फिर एक फैसला किया। मैं पिताजी से कहकर अपने मंगेतर पीयूष को घर बुलाया ताकि उस बातचीत करके फैसला ले सकूं। अगले दिन पीयूष हमारे घर पर आ गया। मैं उसे लेकर छत पर आ गई ताकि मैं आराम से और सुकून से उससे बात कर सकूं। मैं पीयूष को, पिताजी को और गांव के मुखिया की कही बातें बताएं तो उसके चेहरे का रंग गुस्से से लाल हो गया। मैं उसके दिल के हल को समझ रही थी, मगर मुझे एक चीज को समझाना था। शादी के बाद मेरा और पीयूष का फ्यूचर, या फिर मुझे मेरी बहनों का और मेरे माँ बाप का सहारा बना था।
उसने मेरी बात सुनकर इनकार कर दिया और उठकर जाने लगा तो मैंने कहा, मैं पिताजी के फैसले पर राजी हूं। पीयूष गुस्से से मेरी तरफ पलटा और घूरती नजरों से मुझे देखकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसको सदमा लगा था और सदमे की वजह से उसकी आवाज ठीक से निकल भी नहीं पा रही थी। मैं सब जानते पूछते भी उसे नजरें चुराने पर मजबूर थी। मैंने उससे कहा कि हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा, क्योंकि मेरे माँ बाप के बेटा नहीं है उनका, और मैं उनको कर्ज में डूबा हुआ नहीं देख सकती। और फिर एक ही दिन की तो बात है, हमारे सारे मसले हल हो जाएंगे और बगैर किसी फिक्र के हम दोनों एक हो जाएंगे। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारी परेशानी खत्म हो जाए, या इतना ही प्यार था मुझसे जो मुझे समझ ही नहीं पा रहे हो? मेरी इमोशनल बातें सुनकर पीयूष का दिल नरम पड़ गया और वह शादी के लिए मान गया। पीयूष के जाने के बाद मैंने मन से कहा, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं। यह मैंने किस तरह दिल पर पत्थर रखकर कहा था कि मैं ही जानती हूं, पर मुझे इस जगह पर कमजोर नहीं पड़ना था, तो मैं नहीं पड़ी और पिताजी ने मुखिया जी को हाँ का जवाब भिजवा दिया। मैंने जब यह बात सुनी, वह अपना सर पीटने लगी और मुझे समझने लगी, पर मैं फैसला कर चुकी थी। मुझे पीछे नहीं हटाना था। माँ की तकलीफ का भी मुझे अंदाजा था, पर पिताजी का भी कोई कसर नहीं था कि वह इस उम्र में भी कर्ज की टेंशन लेते। वह वक्त से पहले ही बूढ़े होते जा रहे थे। जब मैं अपने फैसले पर पक्के पर रही तो माँ ने भी चुप्पी साध ली और यूं एक हफ्ते के अंदर ही मेरी शादी की तैयारी हो गई और मैं लाल जोड़े में विदा होकर मुखिया के बंगले में आ गई। सारे दिन की ठगी हरी मैं जब मुलायम गेटों पर बैठी तो बैठने के साथ ही मुझे नींद की देवी ने अपने आगोश में भर लिया और मैं बैठे बैठे कब सो गई पता ही नहीं चला। आप तो मेरी तब खुली तब मैंने अपनी कलाई पर कुछ महसूस किया और उसकी वजह से मेरे हालात में कांटे आ गए थे। मैंने बहुत हिम्मत इकट्ठा करके उसको अपने ऊपर से हटाने के लिए आंखें खोली तो देख मेरा पति मेरी कलाई पर उंगली फेर रहा है। फिर अचानक पता नहीं मेरे पति को क्या हुआ, उसने मेरी कलाई छोड़ी और दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर बोला, हमें अभी हॉस्पिटल चलना है, जल्दी उठो और अपने कपड़े बदल लो। मुझे उसकी बातें सुनकर उसके दिमागी हालत पर शक हुआ। मैं जाने से मना करना चाहती थी, पर पहले ही रात कुछ ऐसा नहीं करना चाहती थी जो वह मुझे तलाक ना देता। मैं कपड़े बदलकर उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। फिर हम अस्पताल पहुंचे तो वहां जाकर जो मैंने देखा उसे देखकर मैं अपने होशों आवाज को बैठी। मेरा पति डॉक्टर से बात करने के बाद कहने लगा, वह लड़की तुम ही थी जिसके तलाश में मैं आज तक कितनी शादियां की है। बस तुम्हें तलाक नहीं दूंगा आपसे, तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहोगी। मैं उसके बाद सुनकर बेहोश हो गई। वह मुंह मुझे गाड़ी में डालकर घर ले आया। घर आकर जब मुझे होश आया तो उसकी बातें याद करके मेरी रूह कम गई। मैं इधर उधर देखा, मगर वह कहीं भी नहीं था। मेरा पति तो पता नहीं कहाँ चला गया था, मगर नौकरानियां मेरे आसपास ही थीं। उन्होंने बताया कि आपके घर वाले आए थे, मगर मलिक ने उनको यह कहकर वापस भेज दिया कि अपनी बेटी से मिलने आप लोग जब मर्जी हो तब आओ। मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे रहा, और मालिक ने आपके घर वालों को पैसों का भरा बैग और रहने के लिए घर भी दिया है। नौकरानी की बात सुनकर मेरा दिल किया मैं चेक करो कि मेरे घर वालों ने मेरे साथ क्या किया। मैं अपने ही नजरों में गिर गई थी। आपने उसे मुखिया से किस मुंह से बहस करती, जब मेरे ही घर वाले मुझे छोड़कर जा चुके थे। मुझे सबसे ज्यादा दुख पीयूष के बारे में सोच सोच कर हो रहा था कि जब उसे पता चलेगा मेरी तलाक नहीं हुई तो वह मुझे बेवफा समझेगा और सोचेगा मैं पैसों की चमक धमक देखकर तलाक लेने से इनकार कर दिया। यह सारी बातें सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर मैं अपनी मर्जी से अपने गले में फंसी हुई पास कैसे निकालूं। इससे पहले मैं रोना शुरू कर देती, मेरा पति कमरे में आया और मुझे मेरा हाल चाल पूछने लगा। मैंने उसे झूठे इंसान को देखा तो मेरा खून खौल गया, जिसे एक रात की बात करके शादी की थी और अब अपनी बात से मुकर रहा था। बोली, मैं तब तक तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी जब तक तुम मुझे इस रात के हकीकत बात नहीं दोगे। तुम क्यों हर साल नई लड़की से शादी करके उसे तलाक दे देते थे, और अब मुझे तलाक क्यों नहीं दी? मेरे पति ने मेरी बात सुनी तो कहने लगा, मैंने शादी की है तुमसे, तुम पत्नी हो मेरी, मेरा तुम पर पूरा हक है तो मैं छूने के लिए। मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं, मगर मैं, क्योंकि अब सारी जिंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूं तो आज, नहीं तो कल तुम्हें इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा।
मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया, मगर मैं अपने गुस्से को पी गई और बोली, मुझे तुम सच बताओगे तभी मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, वरना मैं अपनी जान ले लूंगी। यह बात सुनकर उसके चेहरे का रंग बदल गया, पर उसने जल्दी ही अपने गुस्से पर काबू पा लिया और कहने लगा कि राज, तो मैं तुम्हें बात ही दूंगा, मगर याद रखना, मुझे अगर तुमने बेवफाई की या अपनी जान लेने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। मैं ये बात तो भूल ही गई थी कि मैं अपने घर वालों की खातिर ही उससे शादी की है और किसी आम इंसान से नहीं, बल्कि गांव के। इससे कोई कानून या पुलिस कुछ भी नहीं कह सकती थी। मेरा दिल किया मैं अपनी किस्मत पर फुट फुट कर रोने लगूं, मगर मैं उसके सामने रोकर खुद को कमजोर साबित नहीं करना चाहती थी। मुझे बस चुप रहकर उसके जासूसी करनी थी, ताकि उसे नंगे हाथों पकड़ सकूं। मुझे चुप देखकर मेरे पति ने भी दोबारा मुझे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं की, और उसकी यही बात मुझे परेशान कर रही थी कि कोई इंसान किसी को धोखा देकर इतना संतुष्ट कैसे रह सकता है। शादी को 1 हफ्ता गुजर गया और इस 1 हफ्ते में मैं बहुत कोशिश की कि किसी तरह वह मुझे तलाक दे दे, मगर मुझे कामयाबी हासिल नहीं हुई। आखिर उसे मेरी तलाश थी ही क्यों? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी। मेरे मुश्किल का हाल यही निकला कि मैं उसके ऊपर नजर रखूं। मेरा पति जब भी किसी से फोन पर बात करने लगता, उठकर कमरे से बाहर चला जाता। उसकी यह हरकत मुझे नागवार गुजरती थी, मगर उसे तो जैसे मेरी कोई परवाह ही नहीं थी। उसे पूछने पर भी वह मुझे सच नहीं बताता तो बेहतर यही था मैं उसकी किसी भी तरह बातें सुनूं। ऐसे ही करते हुए 15 दिन गुजर गए। कोई भी सुराग मेरे हाथ ना लगा था। अब तो मुझे लगने लगा था जैसे मैं कभी भी हकीकत नहीं जा पाऊंगी, पर मुझे हिम्मत नहीं छोड़ लेती। मैं दिल ही दिल में प्रार्थना करती कि किसी भी तरह मुझे इसका राज पता चल जाए, ताकि मैं मुखिया को गलत साबित करके अपनी जान छुड़ा सकूं। आखिर वह दिन भी आ ही गया। एक दिन रात के 12 बज रहे थे कि तभी मेरे पति के फोन पर किसी की कॉल आई। पहले तो वह उठकर कमरे से बाहर जाने लगा, फिर मुझे सोता हुआ देखकर वहीं पर बैठकर बातें करने लगा। दूसरी तरफ तो न जाने कोई क्या कह रहा था, पर अपने पति की बातें सुनकर कुछ खास मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। उसे वक्त मेरी नींद उड़ गई जब मेरे पति ने कहा, यार किसी भी तरह इस बाला से मेरा पीछा छुड़वाओ, वरना काम तमाम कर दो। इसके रोज रोज के बकबक से मैं तंग आ गया हूँ। मैं जब इतना सुन तो मेरा दिमाग तेजी से कम करने लगा। जान चुकी थी कि यह कोई लड़की का मामला है। अब तो मसाला और भी संगीत हो चुका था। उसके बातें सुनकर मैं इरादा कर लिया कि किसी भी तरह मुझे इस बेचारी लड़की को इसके चंगुल से आजाद करवाना ही होगा, वरना यह सालिम इंसान उसकी जान ले लेगा। अगले दिन जब मेरा पति घर से बाहर निकाला तो मैं भी उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल गई। बाहर के नौकर नौकरानियों को मैंने पहले ही अपने साथ मिल लिया था। अब बेफिक्र होकर मैं सब काम कर सकती थी। उसका पीछा करने के लिए मुझे मेरे दिल ने मना भी किया, पर मैं दिल को मजबूत करने लगी और अपने इरादे से नहीं हटी, और उसकी एक घर में जाता हुआ देखकर मैं वहीं से वापस लौट आई। अब मेरे दिमाग में अलग अलग ख्याल आ रहे थे। मैं उन्हें ख्यालों में बैठी थी। मेरा पति घर आया। वह फिर किसी से फोन पर बात कर रहा था। मैं उठकर सुनने गई तो वह किसी से कह रहा था, कल फिर उसी जगह आ जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में खुश होने लगी कि चलो, इस आंख में चोली के खेल से जान छूटने वाली है कि उससे पहले ही मेरा पति मुझे देखा। मैं जल्दी से कमरे में आ गई। मुझे बहुत बेसब्री से कल के दिन का इंतजार था। मैं मन ही मन खुश हो रही थी कि आने वाला कल मेरी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। कल का दिन आया तो अपने पति के जाने के बाद मैं भी उसके पीछे ही घर से निकल गई। आज मेरा पति रास्ते में कुछ लोगों से भी मिला था। अब मुझे टेंशन होने लगी कि कहीं उन लोगों में से ही कोई ना हो जिसकी वजह से मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पति को शक हो गया है कि मैं उसका पीछा कर रही हूँ। अभी वह जानबूझकर ऐसी कर रहा है ताकि मैं समझ ना सकूं और तंग आकर अपनी हरकत छोड़ दूं। अपनी इस सोच पर मैं खुद ही खुद को यह सोचकर समझाया कि अगर वह जान लेता तो मुझे घर से बाहर निकलने से मना करने के लिए किसी से डरने या किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी। मैं इन्हीं सोचों में घूमती जब मेरा पति फिर से उसे घर में चला गया और जाकर एक कमरे में बैठ गया। उसे कमरे के साथ ही एक और कमरा भी था। मैं जल्दी से उसे कमरे में घुस गई और कमरे की खिड़की से दूसरे कमरे में देखने लगी। तब वही लोग आए और मेरा मंगेतर पीयूष भी। इन सबको यहाँ देखकर मुझे किसी अनहोनी का एहसास हुआ और मैं डरते डरते चोरी चुपके वहां से निकलकर घर आ गई।
मैं जितना इस मसले को आसान समझ रही थी, ये उतना ही मुश्किल था और ये दिन पे दिन उलझता ही जा रहा था। मैं परेशान बैठी थी कि मेरा पति घर आया और मुझे उदास बैठे देखकर बोला कि आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, इसलिए नहा धोकर अच्छे से तैयार हो जाना, तुम्हें लेकर कहीं बाहर जाना है और मैं तुम्हें आज तुम्हारे सभी सवालों के जवाब वहीं पर दे दूंगा। इतना कहकर वह वहां से चला गया और मैं जल्दी से नहाने चली गई ताकि उसके आने से पहले मैं तैयार हो सकूं। नहा धोकर मैं अच्छे से तैयार हो चुकी थी और घर के ग्राउंड में उसका इंतजार करते हुए टहल रही थी। तभी मुझे गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरा पति आ चुका था और मेरे बारे में पूछकर मुझे पुकारता हुआ ग्राउंड की तरफ ही आ रहा था। उसने मुझे चलने के लिए कहा और मैं चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ गई। मेरा खामोश होना मेरा पति भी नोट कर रहा था। उसने भी कोई बात नहीं की और गाड़ी स्टार्ट कर दी। हमारी गाड़ी गांव की ऊंची नीची छोटी छोटी गलियों में चलती जा रही थी और मैं अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हुई उदास हो रही थी। गांव में खेत तैयार होकर हरे हो गए थे। भाटियों फैल देखकर मेरी आंखों से आंसू बहाने के लिए। यह वह जगह थी जहां खेल कूद कर मैं बड़ी हुई थी। तभी वह खेत मेरी नजरों के सामने से गुजरा तो जैसे किसी ने मेरी आंखों में मिर्ची भर दी थी। मुझे उसे खेत से नफरत से महसूस हुई। यही वह जगह थी जहां मेरे पति की नजर मुझ पर पड़ी थी। काश मैं उसे दिन घर से बाहर न निकली होती, मगर अब वह काश वापस नहीं लौट सकता था उन्हें। सोचों में गम पता ही नहीं चला कि कब सफर खत्म हुआ और हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए। होश मुझे तब आया जब गाड़ी रुकी और मेरे पति गाड़ी से बाहर निकालकर मेरी साइड वाला दरवाजा खोल खड़े थे। उसको अपनी तरफ देखा। मैं गाड़ी से नीचे उतर आई और हम दोनों एक दरबार की तरफ जाने लगे। दरबार की बाएं साइड पर बने कच्चे मगर साफ सुथरे घर में मुझे लिए मेरा पति दाखिल हुआ और एक कमरे में जाकर बैठ गया। अभी थोड़ी देर ही गुजारी थी कि वहां पर एक बाबा जी आए और बोले, हाँ भाई, तुम्हारी तलाश खत्म हुई कि नहीं? तो इस पर मेरा पति कहने लगा, हाँ हो गई है बाबा जी, और यह मेरी पत्नी है। इन दोनों की बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आई कि ये दोनों किस तरह की बातें कर रहे हैं। बाबा जी के बैठने के बाद मेरा पति बोला, बाबा जी, मैं आपसे इजाजत लेने के लिए आया हूं ताकि मैं अपनी पत्नी को सच बता सकूं और नई जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं शुरू करूं। बाबा जी ने कहा, इजाजत है, जो और अपनी जिंदगी ज्यो। उनकी यह घूमने वाली बातें सुनकर मेरे माथे पर सिलवटें पड़ने लगी। यह सब मुझे ढूंढ लग रहा था। फिर मेरा पति उठकर खड़ा हुआ और हम वहां से इजाजत लेकर वापस अपने घर आ गए। मेरे पति ने सारे नौकरों को छुट्टी दी और सारे दरवाजे खिड़कियां बंद करने लगा। उसे ऐसा करता देखकर पर डर गई। डरने की वजह से मेरा रंग पीला पड़ गया था, जिसे देखकर मेरा पति बोला, डरो नहीं, ये बस एहतियात थी ताकि कोई भी इस रात को जान ना सके। उसकी बातें सुनकर मेरी सांस में सांस आई। फिर मेरा पति मुझे लेकर बेड पर बैठा और बोला कि आज से 10 साल पहले की बात है। जब मैं 20 साल का था, हम खानदानी रईस थे, मगर हमारे किसी रिश्तेदार ने हम पर ऐसा खतरनाक जादू कर दिया कि हमारे दौलत भी खत्म होने लगी और मेरी सेहत भी खत्म हो गई। एक दिन मैं शिकार खेलने गया हुआ था कि मुझे कोई शिकार ना मिला और मैं गुस्से से सारे निशाने खराब करने लगा। मैं अपने उसे काम में इतना ज्यादा बिजी था कि मुझे आसपास का कुछ पता ही नहीं था। फिर ये बाबा जी कोई जड़ी बूटी लेने जंगल में आए हुए थे। मुझे ऐसा करते देखकर मेरे पास आ गए और बोले, तुम पर जादू है और इतना खतरनाक है कि जिस लड़की से भी शादी करोगी वह तुम्हारे जिस्म की ताकत खत्म कर देगी और तुम्हारी दौलत सारी बर्बाद हो जाएगी। मगर एक तरीका है जिससे यह जादू खत्म हो जाएगा। अगर तुम उनको एक दफा देखे बगैर अपनी शादी का हक लिए बिना ही उसे तलाक दे दो, मगर एक बात का ख्याल रखना कि वह लड़की जरूरतमंद हो। मैंने कहा, मैं बहुत परेशान हूं और कहा कि ऐसे तो मैं कभी असली वाली शादी कर ही नहीं सकूंगा। पर वह बाबा की जा चुके थे। फिर जब मैं पहली शादी की तो देखभाल करके कि एक जरूरतमंद लड़की देखी तो अपनी पत्नी को छुए बगैर मालू दौलत देकर उसे तलाक दे दी। इससे मेरी दौलत में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो गई और जादू का जोर भी कुछ काम हो गया। फिर और इसी तरह दूसरी शादी की, तुम्हें इलेक्शन जीत गया, फिर तीसरी, फिर इस तरह करके मैं 12 शादियां की और धीरे धीरे मुझ पर किया गया। जादू खत्म हो गया। फिर मैंने सोचा, अगर ऐसे ही शादी करके मैं तलाक देता रहूंगा तो मैं अपना वारिस कैसे बनाऊंगा और इतनी जायदाद किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूं। फिर मैं उसी जगह पर गया और उन बाबा जी को तलाश करना चाह, वह वहां पर नहीं मिले।
मैं शादी करके और तलाक दे देकर तंग आ चुका था। अब मैं भी सुकून की जिंदगी चाहता था। मैं डर डर की खास जानी बाबा जी को तलाश करने के लिए, ताकि मैं उनसे से पूछ सुकून की कब तक मैं तलाक देता रहूंगा और शादियां करता रहूंगा। कई महीने गुजरने के बाद जब मुझे बाबा जी के ठिकाने के बारे में पता चला, मैं आनंद आनंद वहां पहुंच गया। वहां पहुंचा तो जैसे बेजान सा होकर जमीन पर गिर गया। एक दिन आराम करने के बाद अगले दिन बाबा जी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं बाबा जी से कहा कि बाबा, अब मैं थकने लगा हूं। मैं कब तक लोगों की बातें सुनता रहूंगा? मुझे बता दे, मुझे और कितनी शादियां करनी पड़ेगी, और ताकि मैं एक ही दफा सब करके चैन की जिंदगी गुजार सुकून। बाबा जी मेरी बात सुनकर मुस्कुराए और बोल, बेटा, तब तक तुम शादियां करते रहोगे, तलाक देते रहोगे, जब तक तुम्हें ऐसी लड़की नहीं मिल जाए जो तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करने वाली होगी। बाबा जी की बातें सुनकर मैं चला गया और बोला, उसकी कोई खास निशानी बता दे ताकि मैं अपने तलाश जारी रख सकूं। फिर बाबा जी ने कहा, उसे देखकर जो सबसे पहले तुम्हारे दिल में ख्याल आएगा वह ये होगा कि इसके बाद में किसी और लड़की से शादी नहीं करूंगा। यही थी जिसकी मुझे तलाश थी, और जब मैं तुम्हें देखा तो मेरे दिल ने यही कहा कि तुम ही वह लड़की हो जो मेरी पत्नी बनोगी। यूं मैं तुम्हारे घर रिश्ता भिजवाए और हमारी शादी हो गई। अपने पति की सारी बातें सुनकर भी कुछ था जो मुझे खटक रहा था, क्योंकि जब शादी की रात मेरा पति मुझे देखने के बाद अस्पताल ले गया था, तो वहां जाकर उसने कहा था जिसके मुझे अब तक तलाश थी। कुछ देर चुप रहने के बाद मैं लगे हाथों यह बात भी पूछने का इरादा किया और कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि यही बात सच है, जबकि हर लड़की को शादी की रात तो तुम तलाक देते थे और मुझे लेकर अस्पताल चले गए। ये हॉस्पिटल वाला क्या राज है और इससे कब तक पर्दा उठाने का इरादा है? मेरी बात सुनकर मेरा पति बोला, सारे राज आज ही जान लोगे क्या? कुछ तो कल के लिए भी रहने दो। मगर मैंने सोचा अगर आज यह राज ना पूछ सके तो शायद कभी ना पूछ पाऊंगी, इसलिए आज ही पूछने का इरादा कर लिया। मुझे लगता था मेरा पति मेरा चेकअप करवाने लेकर गया है, ताकि वह जान सके कि मैं कुंवारी भी हूं या नहीं। पर यह बात मैं शक के बिना पर इस पर टोक नहीं सकती थी, जब तक इसके मुंह से सुन नहीं लेती। मैं मजबूर थी और एक ऐसे इंसान के साथ सारी जिंदगी नहीं रह सकती थी जिसे मेरे कैरेक्टर पर पहले दिन ही शक हो। बेशक मैं अपने कजिन को पसंद करती थी और मेरी मंगनी भी हो रखी थी, मगर मैंने यह पीयूष ने कभी भी अपनी हदें पार करने की कोशिश नहीं करी थी। फिर कैसे मैं इतनी बड़ी बात बर्दाश्त कर लेती? अगर मैं शरीफ नहीं होती तो क्या मुझे भी अब तक तलाक मिल चुकी होती? यह बातें मेरे सर पर हथौड़े की तरह लग रही थीं। एक तरफ मेरा पति था जो शादी की पहली रात मुझे अस्पताल ले गया, और दूसरी तरफ मेरा मंगेतर था जिसे मैं अपनी मजबूरी के आगे कुछ नहीं समझा था और शादी के लिए हाँ कर दी। यही बातें सोचकर मेरे आंसू बहने लगे। तब मेरे पति ने बड़ी बेरहमी से मेरे आंसू साफ किया और कहा, जानना चाहती हो वह राज किया था, तो देखो अपनी बाई का लाइफ पर जो निशान बना हुआ है वही है राज, जिसे मैं देखकर चौंक सा गया और तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चला गया था कि पता चला सकूं ये असली है या मुझे ख्वाब लग रहा था, क्योंकि बाबा जी ने दूसरे निशानी यह बताई थी कि उसे लड़की की कलाई और कमर पर निशान होगा। इसलिए तो मैं अस्पताल ले गया ताकि लेडी डॉक्टर देख ले, और मुझे पता करना था कि तुम्हारी कमर पर निशान है भी या नहीं। जब इस डॉक्टर ने बताया कि तुम वही लड़की हो तो मैं खुश हो गया। मेरी शादी ऐसी लड़की से होना मेरे सब्र का फल था, और जिन लड़कियों को मैं तलाक देता था वह सब की सब कुंवारी नहीं होती थी। बस मैं उनकी कलाई को देखा था और उन्हें तलाक दे देता था। अपने पति की बात सुनकर मैं उसकी आंखों में देखा, और वहां लिखी सच्चाई देखकर मैंने नई जिंदगी की शुरुआत करने का इरादा कर लिया। फिर मेरा पति बोला, एक बात तो तुमने पूछी ही नहीं। मैं सवाल या नजरों से उसकी तरफ देखने लगी। तब मेरा पति बोला, मैं जा चुका था, तुम मेरा पीछा कर रही हो और मैं चाहता था तुम वह सब अपनी आंखों से देख लो, मगर तुम सब देखे बगैर ही वहां से वापस आ गई। तुम्हारे मंगेतर पीयूष ने मुझे रकम ली थी। उसका कहना था कि अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं शालिनी का पीछा कभी भी नहीं छोड़ूंगा। तुम जिसकी मोहब्बत के दावे करती थीं वह तो लालची निकाला। मैंने उसे पैसे दिए और उसने तुम्हारी मोहब्बत उन पैसों के आगे मुझे भेज दी। अगर मैं उसे पैसे ना देता तो वह तुम्हें बार बार परेशान करके वापस करने की धमकी दे रहा था। मैं चाहता तो उसे उसकी बहुत अच्छा जवाब दे सकता था, मगर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा समझकर मैंने उसे माफ कर दिया। अब यह सब सुनकर मैं अपनी किस्मत पर शुक्र भेजने लगी। मुझे मेरी किस्मत में
पीयूष जैसे लालची इंसान से बचा लिया और मुखिया जी जैसे शरीफ इंसान की पत्नी बना दिया। मुझे अपना पति दुनिया के सारे मर्दों से अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसने ही मेरे माँ बाप को रहने को अच्छा घर और रुपया पैसा दिया था। उसके साथ अपनी जिंदगी गुजारने में कुछ बुराई नहीं थी। वह अपने नसीब पर राजी थी और अपने पति के साथ खुश भी थी। कुछ भी दोनों के बाद मेरी दूसरी बहनों की भी अच्छी जगह शादियां हो गई थीं और मैं भी अपने बच्चों और पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजर रही थी। रही बात पीयूष की, तो उसे तो मैं भूल चुकी थी। अब हमारे जिंदगी में सुकून ही सुकून था। शायद कुदरत ने हमें ऐसे ही मिलना था, पर आज उसे फैसले पर मैं बहुत खुश थी, क्योंकि उसे एक फैसले ने मेरी और मेरे पूरे परिवार की जिंदगी बदल दी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बॉल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद दोस्तों।